नीतीश कुमार जी अब राजनीति के अंतिम दौर में हैं और वो ये सुनिश्चित करके जाना चाहते हैं कि कुर्मी, कोयरी और धानुक समाज का कोई नेता उनके बरक्स खड़ा नहीं हो इतिहास में। हर फैसले से पहले ललन सिंह जी या नीतीश कुमार जी राबड़ी आवास जाते हैं। इतनी दफा बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार जी कभी भी बीजेपी कार्यालय, सुशील मोदी या किसी और बीजेपी के मंत्री के घर नहीं गए होंगे जितना इधर पिछले 6 महीने में वो जा रहे हैं। कभी भी पिछड़ों को हक नहीं मिला है। अर्जुन सिंह को राजनीतिक अगर दफन किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पढ़ाई के लिए पिछड़ों का गांव गांव आपको धानुक और कुशवाहा मिल जाएगा, लेकिन उसके आंकड़े जो है उन लोगों की तरह हैं जिनकी संख्या हर गांव में 4, 5, 10 परिवार की है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। बिहार में जाति आधारित जनगणना का मुद्दा नहीं थम रहा है। जो रिपोर्ट आई है उस रिपोर्ट के बाद अब अलग अलग जाति के जो नेता हैं वो अपने जो हकमारी की चाहे चर्चा हो या फिर आरक्षण को लेकर के अब मोर्चा खोलते हुए नजर आ रहे हैं। चाहे महागठबंधन में तमाम जातियों के जो नेता हों या फिर एनडीए गठबंधन में या फिर भारतीय जनता पार्टी, अब धीरे धीरे अलग अलग जातियों के लोग जो हैं, नेता जो हैं, वो अब आ रहे हैं, कह रहे हैं कि हमारी हकमारी हो रही है, जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट फर्जी है। अभी तक इस पर लगातार विवाद जो है वो बना हुआ है, फर्जी है या फिर सही है। अब नीतीश कुमार से जब इस बारे में सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि जब विधानसभा का सत्र होगा तो सारा बात हम इसमें रखेंगे, खुलकर रखेंगे, अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे। साथ ही साथ आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए या नहीं बढ़ना चाहिए, उस पर भी कई तरह की चर्चाएं और बहसबाजियां जो हैं वो छिड़ चुकी हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी जो आरएलजेडी है वो लगातार इस पर मोर्चा खोले हुए है। कल देखिए आरएलजेडी के तरफ से एक बड़ा, कहीं ना कहीं जो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आई है उसके विरोध में एक बड़ा मार्च भी होगा। हमारे साथ राहुल जी इस वक्त जुड़े हुए हैं आरएलजेडी से, इनसे बातचीत करते हैं कि सर आप लोगों ने लगातार मोर्चा खोला हुआ है जाति आधारित जनगणना की जब से रिपोर्ट आई है। जदयू के लोग कहते हैं कि आप लोग क्यों बोल रहे हैं, आप लोग भी तो हकमारी किए हैं, जो अलग अलग वर्गों के लोग हैं, चाहे ईबीसी की बात वो लोग कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप क्यों नेता बनना चाह रहे हैं। जदयू के लोग लगातार आपकी पार्टी पर, उपेंद्र कुशवाहा पर हमला कर रहे हैं, क्या कहेंगे सर? देखिए, इस बिहार के अंदर सामाजिक न्याय को लेकर के अगर सबसे ज्यादा किसी ने अपनी कुर्बानियां दी हैं जी, तो वो माननीय उपेंद्र कुशवाहा हैं। जी, न्यायपालिका में आरक्षण के सवाल पर पूरे बिहार के अंदर लोगों को जागरूक करने के लिए कई कार्यक्रम उन्होंने, आपको याद होगा एनडीए में जब वो मंत्री थे उस दौरान उन्होंने किया था। जी, जी, जी। और जब उनको ये लगा कि उस पर कोई बात नहीं हो रही है तो उन्होंने मंत्री पद से भी इस्तीफा देने का काम किया। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी सामाजिक न्याय को लेकर के सवाल उठा है तब तब माननीय उपेंद्र कुशवाहा ने हर तरह का समर्पण दिया है। पिछले दिनों जब जदयू में जब थे और आपको याद होगा संपूर्ण एनडीए की सरकार ने ये तय किया था कि जाति की गणना होनी चाहिए, सर्वे होना चाहिए, और दिल्ली तक राष्ट्रपति से मिलने तक के लिए लोग गए थे जी। उस वक्त भी सबसे ज्यादा अगर जदयू की तरफ से कोई मोर्चा खोले हुए था तो उस व्यक्ति का नाम है माननीय उपेंद्र कुशवाहा। इसलिए इन पर इस तरह के सवाल करना, हमारा मानना है कि सवाल जो लोग खड़े कर रहे हैं दरअसल वो बेईमानी करना चाहते हैं। हमने सिर्फ ये सवाल उठाया कि इस आंकड़े के आने के बाद प्रथम दृष्टया ये स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि बहुत सारी जातियों के आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ हुआ है, या उनकी गणना नहीं की गई है, या उसको सर्वे में समुचित तरीके से नहीं लिया गया है। अगर नीतीश कुमार जी कहते हैं कि हम सदन के पटल पर सब कुछ रखेंगे, तब फिर उस दिन इन्होंने क्यों रखा जिस दिन इनके पास समुचित आंकड़े इसके मतलब नहीं थे। इन्होंने राजनीतिक लाभ लेने के लिए, आपको यह भी याद होगा कि किसी का डेटा लीक नहीं किया जा सकता था, जदयू ऑफिस से माननीय उपेंद्र कुशवाहा का डेटा लीक किया गया। इसका मतलब है कि तुरंत फुरत में ये डेटा कुछ न कुछ बनाया गया, कुछ न कुछ किया गया। हमारा मानना यह है कि इस गणना के बाद, चलिए इस आंकड़े को भी अगर हम स्वीकार कर लेते हैं तो जो मौजूदा सरकार की जो परिस्थिति है वो इस आंकड़े के बिल्कुल उलट है। जी। पहली बात तो ये कि 1931 के बाद, 90 साल के बाद, ये 93 साल के बाद ये आंकड़ा जुटाया गया है। अब अगले कई सालों तक, कई दशकों तक, हो सकता है 100 साल तक इसी आंकड़े के आधार पर नीतियां बनाई जाएंगी अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, महादलितों के लिए, पिछड़ों के लिए। तो डेटा का 100% परफेक्ट होना बेहद जरूरी है।
अब चलिए मान लेते हैं कि आपने हमारी बात नहीं भी सुनी, तमाम जातियां असंतुष्ट भी रह गई, लेकिन एक बात तो बहुत क्लियर है कि यादव जाति की जो आंकड़े हैं उसको समुचित तरीके से दिखाया गया। लेकिन कुशवाहा है, धानुक है, कहार है, बहेली है, इस तरह से 1 दर्जन नहीं, 1 दर्जन से ज्यादा जातियां ऐसी हैं जिनके आंकड़ों में कहीं ना कहीं कमी दिखाई लगता है। कई ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या कम है लेकिन उनके आंकड़े ठीक ठाक लगते हैं, लेकिन उसकी तुलना में जिनकी जमीन पर उपस्थिति ज्यादा है वो भी उतना ही दिखाई दिए हैं, तो कहीं ना कहीं छोड़ा भी गया है लगता है। अब चलिए ये सारी बातों को हम मान भी लेते हैं जी। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो मौजूदा सरकार है उसमें एक ही समाज का 8 मंत्री है। अगर आप सामाजिक हिस्सेदारी की बात करें तो 36% अति पिछड़ा है। बिल्कुल। और ये दोनों दावा कर रहे हैं कि हम अति पिछड़ों के रहनुमा हैं। तो इस रहनुमा वाली सरकार में जिसका 14% आबादी है उसके 8 मंत्री हैं। उसके पास कुल बजट का, बिहार सरकार के कुल बजट का आधा पैसा एक मंत्री के पास है। बिल्कुल। लेकिन अति पिछड़ा के पास कौन कौन सा मंत्रालय है, मंत्री कितने हैं, तो सिर्फ 3 मंत्री हैं या 4 मंत्री हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे मेरी जानकारी में 3 या 4 ही हैं। जी 3 है। 3 है जी। अब आप समझिए जिसका 36% है जो ये दावा कर रहे हैं, पहले भी ये कहा जाता था कि पिछड़ों की आबादी 52-55% तो है ही है, तो उसमें पिछड़ों को माइनस करके 30-32% अति पिछड़ों की बात होती थी। अब 36% है आपके ही आंकड़े के अनुसार। तो आपको 36 के हिसाब से अगर आपका 35-36 मिनिस्टर है जी। तो 1/3 मिनिस्टर होने चाहिए थे अति पिछड़ा समाज से। राजद कह रही है कि हम तो बढ़ाएंगे 10 होना चाहिए। कब मुहूर्त निकालेंगे? क्या जिस दिन ये सरकार का गठन हुआ था उस दिन इनको नहीं मालूम था? नीतीश कुमार जब आरजेडी 100 लोगों को टिकट देती है जी जी तो उसमें आधे यादव क्यों होते हैं? ये सवाल समझना पड़ेगा। इनका सामाजिक न्याय 90 में जब इनकी सरकार बनी थी, बीपी सिंह जी ने मंडल कमीशन लागू किया इस देश में और पूरे देश के अंदर पिछड़ों का एक उभार हुआ और क्रांति हुई। और नीतीश जी हो, शरद पवार हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, रामविलास जी हो, सब लोगों ने मिल करके लालू जी पर भरोसा किया और उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम किया। लेकिन 3 साल के अंदर परिस्थिति उन्होंने ऐसी बना दी कि वो सिर्फ माई समीकरण की सरकार रह गई। और यही कारण है कि कुर्मी महारैली का आयोजन गांधी मैदान में करना पड़ा और नीतीश कुमार उस कार्यक्रम से निकल करके बड़े नेता बने और आगे चल करके मुख्यमंत्री बने। नीतीश कुमार जी ने भागीदारी दिया, कई स्तरों पर अति पिछड़ों को भागीदारी दी, महिलाओं को भी दिया। लेकिन जब से ये महागठबंधन की सरकार बनी है तब से इसमें फिर से वही 90 वाला क्लेवर घूम फिर करके आप मुस्लिम और यादव अगर आप देखेंगे इस सरकार में तो मोटे तौर पे 13 या 14 मिनिस्टर्स आपको दिखाई पड़ता है। आप ये आरोप लगा रहे हैं उन लोगों के ऊपर में कि एमवाई समीकरण में सबसे ज्यादा उनको दिखाया गया बिल्कुल। अगर आप राजनीति के लिए अगर आप लाभ लेना चाहते हैं कि भाई वोट झराझर मेरे पास आ जाए तो सबसे पहले उस समाज को हिस्सेदारी देना पड़ेगा। लेकिन आप वो देते हुए दिख नहीं रहे हैं। सारा बजट एक मंत्री, एक ही परिवार, एक ही समाज, एक ही को मिलेगा, बाकी सबको झुंझुना पकड़ा देना है। तेजस्वी कहते हैं कि ऐसा होता तो नीतीश कुमार अपनी जाति की आबादी नहीं बढ़ा लेते हैं। ये कैसे लोग आरोप लगा रहे हैं, क्यों आरोप लगा रहे हैं? अगर राजनीति लाभ नहीं लेना होता तो नीतीश कुमार अपनी जाति आगे बढ़ाते हैं। नीतीश कुमार जी अब राजनीति के अंतिम दौर में है और वो ये सुनिश्चित करके जाना चाहते हैं कि कुर्मी, कोयरी और धानुक समाज का कोई नेता उनके बरक्स खड़ा नहीं हो इतिहास में। उन्होंने अपने समाज के साथ धोखा करने का काम किया, उन्होंने कुर्मियों के साथ भी धोखा करने का काम किया, कुशवाहा के साथ धोखा करने का काम किया, उन्होंने धानुक समाज के साथ धोखा करने का काम किया। ये तीनों जातियां अपने आंकड़े को लेकर के बिल्कुल असंतुष्ट हैं। आप जमीन पर चलिए, आप क्षेत्र में जाइए, आप देखिए उनका गुस्सा किस तरह से है। गांव गांव आपको धानुक और कुशवाहा मिल जाएगा, लेकिन उसके आंकड़े जो है उन लोगों की तरह है जिनकी संख्या हर गांव में 4, 5, 10 परिवार की है। तो कहीं ना कहीं गुस्सा है। नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि इस बिहार का इतिहास जब लिखा जाए तो कुर्मी के तौर पर सबसे लंबे समय तक कोई मुख्यमंत्री या कोई एकमात्र मुख्यमंत्री बिहार का हुआ तो माननीय नीतीश कुमार जी हुए। मंत्री उनके हैं अशोक चौधरी कहते हैं कि सबसे ज्यादा अति पिछड़ा को नीतीश कुमार जी ने आगे बढ़ाया है, उनके हक को नीतीश कुमार ने उठाया है।
तभी आप देखिए, कैसा मुझे आरोप लगता है कि अशोक चौधरी जी के बारे में मुझे ज्यादा नहीं कहना चाहिए। कल एक वीडियो वायरल हो रहा जी। है जिसमें वो दिख रहा है कि वो औरंगाबाद जिले की तरफ कहीं गए हैं, चेनारी में, आरा की तरफ, आरा से होते हुए औरंगाबाद होते चेनारी विधानसभा में संभवतः वो गए हैं। जी जी जी। और वहां ऑन कैमरा जदयू के कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि वो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहे थे। तो मुझे उनकी विश्वसनीयता को लेकर के कोई बात नहीं कहनी है। वो क्या कहते हैं उसका कोई मतलब है? जो अपनी पार्टी के मीटिंग में जाने से पहले जिसके खिलाफ रणनीति बन रही हो, तो इस पार्टी को देखिए, जदयू पार्टी अब पार्टी रह नहीं गई है। हर व्यक्ति अपने लिए जगह तलाश रहा है। जो ललन सिंह जी के बाहर से बच जाएगा वो जदयू में रहेगा, बाकी को जदयू छोड़ करके जाना है। अभी आप देखिए, आज ललन पासवान जी पीसी करने वाले हैं जी। कल 2 दिन पहले रणवीर नंदन ने इस्तीफा दिया। मैं लिस्ट बता सकता हूं। तो अगर जदयू को या आरजेडी को इसका फायदा होता हुआ दिख रहा है तो लोग छोड़ क्यों रहे हैं? तो अब ये माना जाए कि मतलब कुशवाहा के बाद अन्य जातियों की कब्रगाह जदयू बन रही है। बिल्कुल। सब कुछ एक जात, एक परिवार और राबड़ी आवास में समर्पित हो चुका है। हर फैसले से पहले ललन सिंह जी या नीतीश कुमार जी राबड़ी आवास जाते हैं। इतनी दफा बीजेपी के साथ रहते हुए नीतीश कुमार जी कभी भी बीजेपी कार्यालय, सुशील मोदी या किसी और बीजेपी के मंत्री के घर नहीं गए होंगे जितना इधर पिछले 6 महीने में वो जा रहे हैं। तो विलय कराने की बात चल रही है क्या? जदयू आरजेडी विलय हो जाएगा क्या? ये तो ज्यादा बेहतर ललन सिंह जी बताएंगे, लेकिन हरकतें जिस तरह से हैं या जिस तरह से पूरी कवायद देखने को मिल रही है उससे तो ये लगता है। और नीतीश कुमार जी देखिए, कई बार कल भी उन्होंने कहा कि यहाँ बैठक में मुख्यमंत्री हैं, ये हैं, वो हैं, फिर उनको याद है, अरे मुख्यमंत्री तो मैं ही हूँ। मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री उन्होंने बता दिया। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या कहा, मुख्यमंत्री तो फालतू होता है। तो सचमुच में बिहार के लिए नीतीश कुमार जी अब फालतू हो चुके हैं। राजनीतिक तौर पर अब उनकी कोई उपयोगिता बिहार के लिए नहीं है। किसी तरह की कोई योजना उनके दिमाग में नहीं है बिहार को लेकर के। अगर अति पिछड़ा 36% है, अगर मंत्रिपरिषद में उसकी उपस्थिति नहीं दिखाई पड़ती है, महादलित समाज की उपस्थिति नहीं दिखाई पड़ती है, पिछड़ों के साथ हकमारी हो रही है, तो इस सरकार को रहने का कोई मतलब नहीं है। तो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए अति पिछड़ा से। मुस्लिम समुदाय के लोग मुझे कुछ नहीं कहने की जरूरत है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और दूसरे लोगों ने ये कहा कि कम से कम 3 और डिप्टी सीएम होने चाहिए अति पिछड़ा और दूसरे समाज से। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस भी बेचैन है कि उनको तवज्जो नहीं मिल रहा। उनको एक मंत्री बनाने का वादा किया था नीतीश जी ने, तो वो भी नहीं बनाया जा रहा। तो कहीं न कहीं महागठबंधन के अंदर भी जो घमंडिया गठबंधन है, जो INDIA है, तो वहां तो बहुत स्पष्ट तौर पर दिख रहा है कि अंतर्विरोध तो है वहां पे। कांग्रेस कह रही है, अचानक उनको ब्रह्म ज्ञान हुआ है कि अगर उनकी सत्ता आगे बननी है कहीं भी तो पिछड़ों के बगैर नहीं होगी। इसी कांग्रेस की 2014 की सरकार में सिर्फ एक मिनिस्टर वीरप्पा मोइली पिछड़ा समाज से थे। पिछड़ों का कब्रगाह है ये। जब कभी भी पिछड़ों के नाम पे राजनीति करेंगे, पिछड़ों के नाम पे वोट बटोरेंगे, लेकिन जब हिस्सेदारी देने की बात आएगी तो राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कभी भी पिछड़ों को हक नहीं मिला है। अर्जुन सिंह को राजनीति का अगर दफन किया गया सिर्फ इसलिए कि उन्होंने पढ़ाई के लिए पिछड़ों को अधिकार दिलवाया। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी लगातार आवाज उठा रही है, चाहे अति पिछड़ों की हो, उसमें अब ये आरोप आप लोग पे भी लगता है कि आप लोगों ने भी हकमारी की है। आपके बाद जो जातियां आती हैं उसमें जो क्रीमी लेयर की चर्चा चलती है, कुशवाहा जाति के लोग भी उसमें क्रीमी लेयर खाने का काम किए। आरजेडी आरोप लगाती है, तेजस्वी यादव ने इशारों में कह दिया। जिनको ये बातें लगती है उनको शायद क्रीमी लेयर की समझ नहीं है। 8 लाख से नीचे जिनकी आमदनी है वही ओबीसी का सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। जी। उससे ऊपर अगर कोई व्यक्ति है तो अपने आप 2-3 साल अगर आप लगातार आपकी आमदनी हो जाती है तो उससे आप बाहर हो जाते हैं। उसके तमाम क्राइटेरिया हैं। तो मुझे लगता है कि ओबीसी को तो पहले से ही एक तरह से क्रीमी लेयर से उसको अलग किया जा चुका है कि जो लोग संपन्न होते जाएं। लेकिन सवाल है कि राहुल गांधी जी हों या राबड़ी जी हों, उनको कब तक इस क्रीमी लेयर का सुख भोगना है। अगर सांसद बनना है राज्यसभा तो राबड़ी परिवार का, अगर विधायक बनना है तो तेजस्वी जी और तेज प्रताप जी, अगर विधान परिषद बनना है तो राबड़ी देवी जी। अभी चर्चा चल रही है कि पाटलिपुत्रा से रोहिणी जी लड़ेंगी या मीसा भारती जी लड़ेंगी। तो पहले परिवार में ही समाजवाद का बंटवारा हो जाए, उसके बाद फिर किसी के लिए हिस्सेदारी बनती है।
अच्छा, एक चर्चा ये भी है कि उपेंद्र कुशवाहा जो हैं वो नीरज कुमार, जैसे कि उन्होंने डाटा पूरा बता दिया, नीरज कुमार आरोप लगाते हैं कि आप लोगों ने क्या किया है अति पिछड़ों के साथ में, वो जग जाहिर है, आप लोग नेता बनने की कोशिश ना करें, नेता क्यों बनते हैं, नीतीश कुमार के साथ थे तो सब हमने कुछ ठीक किया क्या, हमने किया क्या ये बताना पड़ेगा ना। अति पिछड़ों के साथ कौन सी हकमारी हमने की? अति पिछड़ों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने हकमारी की आज की तारीख में। अगर 36% आबादी है, मतलब 1/3 से ज्यादा, और अगर 35 मिनिस्टर आज की तारीख में अगर किसी सरकार में हो और उसके अंदर सिर्फ 3 मिनिस्टर अगर अति पिछड़ा का हो, तो दूसरे पर आरोप लगाने से अच्छा है कि अपने गिरबान में झांक लें। हम तो हमेशा अति पिछड़ों को ज्यादा भागीदारी देने के लिए, सामाजिक न्याय को ज्यादा परिपक्व बनाने के लिए जो बैरियर है 49% का, उसको हमेशा हम कहते हैं कि उसको तोड़िए और उससे आगे बढ़िए और अति पिछड़ा को और ज्यादा हिस्सा दीजिए और हिस्सेदारी दीजिए। अच्छा, तो कल का जो आंदोलन आप लोगों का है ये जातिगत जनगणना के रिपोर्ट के विरोध का है क्या? जाति गणना के रिपोर्ट के विरोध में नहीं है। जो ये नोशन बनाया जा रहा है कि जाति गणना के खिलाफ हम लोग हैं। हम लोग जाति गणना के अंदर एक जात को संतुष्ट करने और बाकी जातियों के साथ जो भेदभाव हुआ है उसको उजागर करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जिनकी नहीं हजारों परिवार ऐसे हैं, लाखों परिवार ऐसे हैं जिनका आंकड़ा छूट गया है, उसको आप पंचायत स्तर पर डेटा आप लेके चलिए, एक आयोग बनाइए किसी न्यायाधीश के नेतृत्व में और तमाम डेटा को आप वेरीफाई कर लीजिए, ताकि कोई भी डाटा 100% अगर फुल प्रूफ आएगा तो ज्यादा बेहतर ढंग से भविष्य में कोई भी योजनाएं बन पाएंगी। चलिए, तो राहुल जी थे, तमाम बातों पर चर्चाएं हुई हैं, चाहे वो जाति आधारित जनगणना की रिपोर्ट आने के बाद जो इनकी पार्टी लगातार सवाल खड़े कर रही है, अलग अलग जातियों में जिस तरीके से बदलाव आंकड़ों में देखने को मिला है उस पर प्रश्न खड़े हो रहे हैं, और जो बिहार में स्थितियां अभी नियोजित शिक्षकों को लेकर के हो रही हैं, बार बार परीक्षा पे परीक्षा, और इससे नियोजित शिक्षक काफ़ी ज़्यादा परेशान भी हैं। इस पर भी इन्होंने अपनी राय रखी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।